जी, आप सभी को नमस्कार। और घटक के फ़िल्मों पर काफ़ी विस्तार से बातें हुई। घटक के व्यक्तित्व को समझने के लिए, उनके फ़िल्मकार व्यक्तित्व को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। और जैसा कि अभी नीरा ने बोला कि अ, उनकी परिस्थितियों को जिसमें वे पैदा हुए, जैसे आए, जिस समाज से आए, उसको समझना ज़रूरी है। मैं उनकी फ़िल्मों से ज़्यादा जो शिक्षक वाला रूप है, वो तो है ही इम्पोर्टेंट। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि अपने रहते हुए उनकी ज़िंदगी में उनको महत्व नहीं दिया गया। उनको महत्व नहीं दिया गया रहता, तो वे इन सारी जगहों पे नहीं पहुँचे होते और लोगों ने उनको पूछा नहीं होता। अराजक उनका व्यक्तित्व था। सभी जानते हैं कि शराब बहुत पीते थे, अनियंत्रित तरीके से पीते थे, जिसकी वजह से काम में दिक्कतें होती थी। बावजूद उनकी प्रतिभा को सब कोई स्वीकार करते थे और जितना मौका हुआ सबने दिया। उनके दोस्तों ने उनके लिए फ़िल्म फाइनेंस किए, उनकी फ़िल्में बनाई, कुछ फ़िल्में उनसे छूट गई, रह गई। ये रह जाना, छूट जाना भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो उससे अलग नहीं है। किसी काम को करते हुए उचट जाना, किसी काम को करते हुए ऊब जाना, किसी काम को करते हुए उसके मोह से बाहर आ जाना, ये सब उस फ़िल्म मेकर का ही हिस्सा है जो फ़िल्म मेकर ऋत्विक घटक थे। निश्चित रूप से वो अनुशासित नहीं रहे होंगे, सत्यजीत रे की तरह कुलीन भी नहीं थे, शालीन भी नहीं थे, ये सब कुछ है उनके साथ। और यही उनकी खूबी है जो पटेल साहब कह रहे थे ना कि उन पर लिखा जाना चाहिए, उनके बारे में बताया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो 43 में वो बांग्लादेश से भारत आए, तब के भारत नहीं, तब तो कलकत्ता आए थे पढ़ने के लिए वो। और बाद में बंगाल का विभाजन होता है, फिर देश का विभाजन होता है, जिसकी वजह से पूरा परिवार उनका कलकत्ता शिफ्ट कर जाता है। और फिर ये जो शरणार्थी वाली पीड़ा है, जिसको नंदिता जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई और करेंगी बाद में, कि वो शरणार्थी की पीड़ा हमेशा उनके साथ रही। वे कहीं भी स्थिर नज़र नहीं आते, जिस ढंग से वो मूव करते हैं देश के अंदर भी। बांग्लादेश से कलकत्ता आना, कलकत्ता से बॉम्बे आना, बॉम्बे से पुणे जाना, पुणे से फिर कलकत्ता लौटना, फिर उसके बाद ये सारा साहब का मिलना, हमेशा खुद को बदलते रहे, अपने स्थान बदलते रहे, वो काम करते रहे। तो ये अस्थिरता उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। इन सबको समझे बगैर हम नहीं समझ सकते ऋत्विक घटक को। दूसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और लोग फ़िल्म मेकिंग पे बात करते हुए जिन चीज़ों को भूल जाते हैं, कि मूलतः वो साहित्यकार थे, क्रिएटिव पर्सन थे, उनके पिता भी साहित्यकार थे, उनके भाई भी साहित्यकार थे। और जहाँ से उनको परंपरा मिली थी, कविताएँ लिखते थे। कविताओं के बाद कहानियाँ लिखनी शुरू की, कहानियों के बाद उन्होंने नाटक लिखना शुरू किया, नाटक लिखने के बाद उसने नाटक में अभिनय करना शुरू किया, नाटक का निर्देशन शुरू किया। ये सारे शिफ्ट जो है ना, एक कलाकार की अभिव्यक्ति की जो जिजीविषा है, जो उसमें कुछ कर पाने की, कुछ नया करने की, लोगों से जोड़ने की, इसको देखने की ज़रूरत है। और फिर एक समय आता है कि जब वे फ़िल्म बनाने की तरफ उद्यत होते हैं, और उन्होंने कहा भी कि जिस दिन फ़िल्म से बड़ा माध्यम मुझे मिल जाएगा, उस दिन मैं फ़िल्म को भी डस्टबिन में डाल दूँगा और फिर मैं उस विधा में काम करूँगा। तो इतना नवोन्मेषी कलाकार, इतना नवोन्मेषी जो नई चीज़ों को लेकर के इतना उत्साह में रहता है, काम कर रहा होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से मैं तो चाहता हूँ कि कोई मेकर, मैं सुजीत सरकार से बात करूँगा कि उन्होंने मद्रास कैफ़े बनाई है, उनका पैराडाइज़ कैफ़े करके एक फ़िल्म बनानी चाहिए। पैराडाइज़ कैफ़े वो जगह है बंगाल, कलकत्ता में, जहाँ पे मृणाल सेन, ऋषिकेश मुखर्जी और हमारे ऋत्विक घटक एक साथ बैठा करते थे, जहाँ ये गढ़े गए। उस पैराडाइज़ कैफ़े में उनकी बहसों में, और कम्युनिज़्म से लेकर के, मार्क्सिज़्म से लेकर के, फ़िल्म मेकिंग से लेकर के, फ़िल्म सोसाइटी का बनना, चिदानंद दास गुप्ता का जुड़ना, सत्यजीत राय का जुड़ना, ये सब कुछ मेकिंग है। उस मेकिंग में, उस परिवेश में ऋत्विक घटक को समझे बगैर हम उनकी फ़िल्मों की भी व्याख्या नहीं कर पाएँगे। जब तक उस जेनेसिस को नहीं समझेंगे कि वो आदमी आ कहाँ से रहा है, क्यों आ रहा है, क्या कर रहा है। और आप सबको शायद मालूम हो कि उनकी शुरू की कोशिशें पूरी तरह से विफल रही हैं। उन्होंने जो फ़िल्में सोची बनाने की, वो नहीं बन पाई। बेदिनी नाम की एक फ़िल्म बना रहे थे, वो नहीं बना सके। एक फ़िल्म अरूप कोथा करके जो बना रहे थे, वो 20 मिनट की शूटिंग हो गई, स्वर्ण रेखा पे चले गए, वो लोग कैमरा लेके गए, मालूम हुआ फ़िल्म एक्सपोज़ ही नहीं हुआ। पूरी फ़िल्म एक्सपोज़ ही नहीं हुई, उसके बाद से उस फ़िल्म को अबंडन करना पड़ा।
ठीक, जिसके जीवन के फ़िल्म मेकिंग के आरंभिक काल में ऐसे झंझावात आ रहे हों, वो कैसे फ़िल्म मेकिंग को लेकर के जुड़ा रहा, कटिबद्ध रहा कि नहीं मुझे फ़िल्में बनानी है। पिछली बार भी हम लोगों ने इस पर बात की थी जहाँ मैंने उनकी एक फ़िल्म की काफ़ी चर्चा की थी कि कैसे वे फ़िल्म के साथ अपने शरणार्थी होने, बेरोज़गार होने, बंगाल विभाजन के बाद की समस्याओं को लेकर के डील करते हैं उस फ़िल्म के अंदर और वो पीड़ा सारी समझ में आती है। ये सारी चीज़ें तो हैं ही उनकी फ़िल्मों में और इन सबको व्याख्यायित करने की ज़रूरत है, लिखे जाने की ज़रूरत है। साथ ही उनके जीवन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जीवन कैसा रहा। मुझे अफ़सोस है कि उनके नाम पे जो मेमोरियल ट्रस्ट बना है, जो उनके बच्चे सँभाल रहे थे, उसकी तरफ से कोई ख़ास काम नहीं हो पाया और उस पर न तो बंगाल सरकार की नज़र गई है, न भारत सरकार की नज़र गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जन शताब्दी के इस वर्ष में फ़िल्म हेरिटेज फाउंडेशन के डूंगरपुर साहब शायद कुछ ध्यान दें और उनकी फ़िल्मों का कंज़र्वेशन हो, उनकी फ़िल्मों को संरक्षित किया जाए और फिर से उसको प्रदर्शित किया जाए, एक बड़े स्केल पर प्रदर्शित किया जाए। पिछली बार भी मैंने इस बात को दोहराया था और हर बार किसी की भी जन्म शताब्दी तो मैं पूरे विश्वास के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अपील करता हूँ कि प्लीज़ जिसकी भी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, उस पर सिर्फ़ स्टाम्प मत निकालिए। उसके पर सिर्फ़ 2 लाइन बोलिए मत, उसकी फ़िल्में दर्शकों तक पहुँचाइए तो। आज के दर्शकों के पास सुविधाएँ आ गई हैं, यूट्यूब पर वो देख सकता है, लेकिन यूट्यूब पर फ़िल्म देखने का वो आनंद नहीं है, जो आपको थिएटर में जाकर के देखने का मिलता है या दूरदर्शन पर एक कंसंट्रेटेड तरीके से जब फ़िल्में देखी जाती हैं, एक साथ देखी जाती हैं, तो उसका जो असर होता है। ऋत्विक घटक हमारे समय के बहुत ही ज़रूरी फ़िल्मकार हैं, जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए और उन पर लिखा जाना चाहिए और माफ़ करें मैं तुलनाओं में बिल्कुल यकीन नहीं करता कि वे रे से बड़े थे, कि रे से छोटे थे, कि गुरुदत्त के जैसे थे या कैसे थे। ऋत्विक घटक बिल्कुल अलग थे। इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। दूसरे लोग उनके समान हो सकते हैं, उनसे चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन ऋत्विक किसी की नकल नहीं कर रहे थे। ऋत्विक अपने आप से जूझ रहे थे, वे अपनी ही सीमाएँ तोड़ रहे थे और खुद को ही पुनर्आविष्कार कर रहे थे और बार-बार चीज़ों को विफल भी हो रहे थे। तो ये अराजकता उनके पूरे व्यक्तित्व में है, उनके सोच में है और समाज के बनाए नियमों को हम लोग छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो अराजक होता है ना, वो भी इस समाज का हिस्सा होता है और अराजक यूँ ही नहीं कोई होता। अराजक भी एक प्रतिरोध है, किसी का अराजक हो जाना, किसी का शराबी हो जाना एक प्रतिरोध है, सिर्फ़ नशा नहीं है। वो कहीं न कहीं अपने सिस्टम से बहुत दुखी और नाराज़ है, जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। मैं आम शराबियों की बातें नहीं कर रहा हूँ, जब एक क्रिएटिव आदमी इन चीज़ों में डूबता है, जूझता है, तो उसके पीछे के दर्द को, उस द्वंद को समझने की ज़रूरत है। जी।